नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिसके कि ऑथर हैं श्री एम.आर. वेंकटेश। और एम.आर. वेंकटेश जी को आप सभी ने देखा होगा टीवी चैनल्स पे। ही ऑफन कम्स विद अ काउंटर पॉइंट, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो वेंकटेश जी, ये आपकी एक पुस्तक आपने लिखी है। पहली बात तो आप, मेरे ख्याल से ये आपकी 5वीं या 6ठी पुस्तक है। यस। और इसके पहले भी आप काफ़ी पुस्तकें लिख चुके हैं और ये पुस्तक है डिस्कवरी एंड भारत। यस। अब ये टाइटल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। टाइटल मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इस पे मैंने काफ़ी अंदर तक, गहराई तक मैं भी गया हूँ कई बार। और आपने बेसिकली जो इसका पुस्तक का लिखने का आशय है वो आपने भारत के संविधान का एक परीक्षण किया है। भारत के संविधान के परीक्षण करके संभवतः यह सिद्ध करने, क्योंकि देखिए मैंने पुस्तक तो पूरी पढ़ी नहीं है, मैंने आपका प्रीव्यू पढ़ा है और मैंने उसके जो चैप्टर्स हैं वो देखे हैं। तो मेरे विचार से आप संभवतः ये बताना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहीं थोड़ा कमी बेशी है। इसमें जो है वो भारत की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण नहीं करता है। भारत की जो सभ्यता है वो उसको कम समझता है। एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट। यस। तो थोड़ा सा आप इसका जो है वो बैकग्राउंड बताएं हमको। सर, इस बुक का जो नाम है डिस्कवरी एंड भारत, द सबटाइटल है क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ हिंदू नेशन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड टेल्स एंड एम्पलीफाइज द ओरिजिनल टाइटल। द सबटाइटल amplifies what I want to and intend to say. First thing is, अगर आप देखेंगे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे, देश का माहौल इतना बिगड़ा हुआ था, विभाजन हो रही थी और सिविल अनरेस्ट था, मारपीट काट सब कुछ चल रहा था। उस समय में जो संविधान लिखा गया था, और ब्रिटिश तो छोड़ के जाने वाले थे सडनली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, तो कार्य संभालने के लिए हमको कुछ एक मॉडल चाहिए था। तो महानुभाव लोग सब बैठ गए और देखे कि कैसे देश चलाना है। तो उनको लगा कि हमको ब्रिटिश चले गए उसी कुर्सी पे जाकर बैठना है और उसी कुर्सी के लिए उसी जो कोई भी कायदे कानून वो चला रहे थे उसी को हमको अपनाना है, दोहराना है। सो एज यू वेरी राइटली सेड, इट इज अ कट कॉपी पेस्ट जॉब। अगर आज की एक क्लॉड या आपके पास चैट जीपीटी होती तो आपको शायद 2-4 मिनट में एक कॉन्स्टिट्यूशन निकल जाता। उस दिन 3 साल लगे थे। दिसंबर 1946 से शुरू होती है कहानी हमारी। 9 दिसंबर 1946 से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 को खत्म होती है। ये तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से सब साइन करते हैं। तब आप देखिए 3 साल के लिए इतना चेष्टा इन्होंने किया है, इतना प्रयत्न किया है, इतना इन्होंने मैंने जो कुछ भी किया, महानुभाव थे, इन पे हमको कोई शक नहीं है, इनकी श्रद्धा पर कोई हम उंगली उठाना नहीं चाहते। लेकिन क्या हो गया, घिसते 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 75 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जो संविधान बनाया गया था, पहली जो 4-5 चैप्टर्स है वो तो इंग्लैंड से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, कहीं थोड़ा जर्मनी से ले लिया, कहीं जापान से ले लिया, और एक आयरलैंड तो पूरा का पूरा है। आयरलैंड तो वो आयरलैंड नहीं बोलने का, एयर। सो एयर में एंड इसका एक पैचवर्क बना दिया। जैसे कि कोई दर्जी के पास कपड़ा नहीं रहा, पूरा सफेद या काला नहीं रहा, उसको एक पटलून बनाना है तो उसने कहीं लाल ले लिया, कहीं हरा ले लिया, कहीं पीला ले लिया, कहीं सफेद ले लिया और एक पैचवर्क बना दिया। दैट इज वेरी मॉडर्न ना। आजकल तो जीन्स वगैरह ऐसे ही पहनते हैं लोग, लेकिन उस पैचवर्क बना के हम लोग भी बना देते हैं, फाड़वाड़ भी लेते हैं। हाँ, फड़ाड़वाड़ भी देते हैं। हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, इसको हम थोड़ा बहुत ही संतुलित रूप से हम देख नहीं पा रहे। बट बिसाइड्स द पॉइंट, द मेटाफर इज ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज अ पैचवर्क, जो चैप्टर 5 से शुरू होती है।
और वहां से अगर आप देखें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जिस तरह से कैन आई इंटरप्ट यू? ये जो आपने कहा ना, मैं थोड़ा सा ही कहूँगा कि भाई आप कह रहे थे ना कि बड़ी मुश्किल थी और बताना था। देखिए जी, 26 नवंबर 1950 तक तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चल ही रहे थे ना, उसमें कोई परेशानी तो थी ही नहीं। देयर वाज नो डिफिकल्टी। वो तो उसी शेड्यूल्स को भी अपना उसी तरह लिया के थे और आपका जो संजय जी उसी को अपना लिया ना। फेडरल जो डिवीजन था, डिवीजन ऑफ पावर था, वो भी उसी तरह का था, सब कुछ उसी तरह का था। अंतर हाँ, तो भाई थोड़ा बहुत जो सर बी.एन. राव ने जो है वो जो आप बता रहे हैं कॉस्मेटिक पैचवर्क चेंजेस, वैचवर्क वो कॉस्मेटिक चेंजेस बना वो दिया। कर दिया। बाकी तो 80% तो हमने वही गवर्नमेंट ऑफ हाँ, इंडिया एक्ट 1935 रखा। कुछ इनफैक्ट शेड्यूल्स में चेंज कर दिया, कुछ स्टेट जो थी वो सेंटर में ले आए और कुछ सेंटर स्टेट में चला गया, कुछ कंकरेंट लिस्ट में हो गया, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज मुझे तो, मैं तो जब पढ़ता हूँ तो मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता। मुझे कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलता रहता, पाकिस्तान में चलता रहा ना। आप जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, और चैप्टर 4 का नाम है कट कॉपी पेस्ट। तो इसमें मैंने पहली बार, जो हम लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग यही बता रहे हैं, हमने इस साइड में 1935 एक्ट को ले लिया और यहाँ में कॉन्स्टिट्यूशन को लगा दिया। पास में आइडेंटिकल प्रोविजंस, आइडेंटिकल सेक्शंस, सेक्शन यहाँ है, आर्टिकल यहाँ है। एक ही आपने जिस तरह से आपने बताया, जैसे कि उस जमाने में स्टेट का जो सर्व प्रमुख लॉयर है उसका नाम था एडवोकेट जनरल, तो अभी सेंटर का नाम हो गया एडवोकेट जनरल। उस जमाने सेंटर का था नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, स्टेट का था एडवोकेट जनरल, अभी सेंटर का एडवोकेट जनरल बन गया। सो अटॉर्नी जनरल, सॉरी, सेंटर में अटॉर्नी जनरल है ना। हो गया। हाँ, और सेंटर में एडवोकेट जनरल था, स्टेट में अभी एडवोकेट जनरल हो गया। जस्ट नामकरण का जो कुछ आगे पीछे कर दिया, और जिस तरह से पूरे के पूरे 1935 एक्ट लिया गया है, तो 1935 एक्ट से अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ऐसा है कि इसमें कुछ टिंकरिंग करके आपको दे दिया है। जैसे कि हम वकील लोग करते हैं ना, कि किसी जूनियर को बोलते हैं एक ड्राफ्ट बना दो भैया, 15 मिनट में कर दो, तो आगे पीछे नाम का आगे पीछे कर देगा और उसी ड्राफ्ट को आपको दे देगा। तो यही हुआ है। इस पे पहली आपत्ति ये है कि ये उस जमाने में 35 में the Government of India Act was the longest enactment in that particular time, and today our constitution is one of the longest, and the longest constitution does not mean the most perfect constitution. The more you write, for example, our constitution is more than 150,000 words, and compare it with American constitution which is around 8,000 words. 8,000 words में अमेरिका चल रही है, 250 साल से भी ज्यादा चल रही है। So point I'm making is, original work was not done in the constitution is the first charge, and when we did not do the original work, the second charge that follows is we are still governing ourselves, like you very rightly said, the way British governed us. आज भी ब्रिटिश जमाने के जिस तरह से वो शोले में हसरानी जी बोलते हैं ना कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तो उसी जमाने से प्रिजन रूल से लेके आईएएस की जिस तरह से होती है, कायदे कानून जैसे हम बनाते हैं, सब वही के वही रहे। इट द पावर हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द व्हाइट साहेब्स टू द ब्राउन साहेब्स। दिस इज द सेकंड सीक्वल चार्ज दैट इज देयर ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, अब आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आर्टिकल 395 of the Constitution says that the Government of India Act and the Indian Independence Act, Government of India Act 1935 and the Indian Independence Act 1947 are hereby repealed. Repealed. It is repealed. तो भी आप ये बताएं कि जो ब्रिटिश क्राउन के और ब्रिटिश स्टैट्यूट में जो एक्ट है और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट किया वो आपने कैसे रिपील कर दिया? ठीक है, हमने कर दिया सही। एक बात और बोलता हूँ मैं आपको, संजय जी, ब्रिटिश इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो सॉवरेंटी थी दैट रेस्टेड इन द ब्रिटिश क्राउन, और वो जो पर्टिकुलर जो आपका जो सेक्शन था उसका अमेंडमेंट 1976 तक नहीं हुआ था। तो डज दैट मीन दैट वी वर अंडर ब्रिटिश सॉवरेंटी अंटिल 1976 अनलेस यू एक्सेप्ट कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको रिपील कर दिया? तो ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे बताएं।
See, this is an endless debate on the constitution and its adoption. Okay, चूक तो हुई है, ये हम मान लेते हैं, चूक हुई है. इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉवरेन नहीं थे, but the issue is if we continue with this perfidy, if we continue with this mistake, if we continue, the mistake करना mistake नहीं है, mistake को सुधारना नहीं mistake है. That is my humble submission. Though I will come to the third point on this, which you very rightly said, that by making this constitution as a patchwork from various places and mostly from Christian countries, जैसे कि ये बोला जाता है कि the trifurcation of powers संविधान के सर्वोपरि एक देन है, वरदान है हमारे लिए कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीन तरह से बांटा गया है, ट्राइफर्केशन ऑफ पावर्स, and this is supposed to be one of the best models. But all these Christian countries have this model. This model is based on Montesquieu's original separation of powers, and Montesquieu takes this from the Christian philosophy of Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Now, I am not saying this. This is Christian scholars who study Christian constitution are saying that we are separating powers not because it has to be separated, not because it has got some checks and balances. ये सब हमारा बनाया गया कथा कहानी है, इसको छोड़ दीजिए. Rationalization है, later rationalize कर रहे हैं, rationalizing the irrational. It's bunk up, leave it. But Christian scholars say this trifurcation comes from Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Now मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपसे means आपके जो देख रहे हैं उससे उनसे. I'm asking a question to the viewers. अगर ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ट्राइफर्केशन है ब्रह्मा, विष्णु और शिवा पर किया गया है, सारे दुनिया टूट जाती, आकाश टूट जाता, पाताल टूट जाती. You understand that the way that we have been taught is basically secularization of the Christian values and passed off as something secular when it is not secular in the underlying. You scratch a bit, all secularism is Christianity. I'm not saying that you should not adopt Christianity. Please, again, don't get me wrong to say that, oh, what's wrong in adopting Christian values? Again, Christian values are good enough. I am open to say, let us take the Christian values. But tell me, if I don't agree with Christian values. The first commandment itself militates against the democratic I'm saying if the Christian values are okay, I'm ready to take it. But demonstrate to me, it is okay. And to demonstrate with me, if I also show you that if there is a Hindu value, an eternal value which we practice in this country is absolutely acceptable and it is absolutely secular, why don't we accept it? Now, if I say, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि जो हिंदू धर्म का जो बेसिस है, कहीं से भी ले लें और किसी भी संप्रदाय से ले लें, और आप चाहे उसको द्वैत में ले लें, चाहे आप उसको अद्वैत में ले लें, ये अद्वैत के अलग अलग भाग हैं, तो उसमें ले लें, उसमें the underlying unity is one. Yes. There is one underlying unity behind in all the six philosophies, all the six philosophies of Hinduism. facets. 6 philosophies of Hinduism has the meeting श्लोक point. है उपनिषद का, मेरे ख्याल से उपनिषद का है, किसका है ध्यान नहीं आ रहा है किसका है. एको वशी सर्वभूतात्मरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति. शायद तैत्तिरीय उपनिषद में है, लेकिन तो एको वशी सर्वभूतात्मरात्मा, तो ये आत्मा जो है वही एक सभी को एक ही, ये जो है सबको वश में करके, और एकम रूपम, एक ही है, एक रूप है, और बहुधा यह करोति, और अलग अलग मैनिफेस्टेशन करती है. तो ये हमारी बेसिक अंडरलाइंग फिलॉसफी है. उसको चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हिसाब से देख लीजिए. 4 चीजें हैं. मुझसे तो बहुत दिमाग लगाया मैंने, लोगों ने पूछा कि आप जो है वो सभी के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, और जो कहते हैं कि साहब ओंकार धर्म है, जैसे जो धर्म भारत में उत्पन्न हुए हैं उनके लिए आप डिफाइन कीजिए. मेरे तो चार सूत्र निकले भाई. ठीक है, आप ऋतम और धर्मम ये सब ले लें, लेकिन ये 4 चीजें हैं जो सब में कॉमन है. वो है धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष.
और इसका सबका स्रोत जो है वो एक ही है, करेक्ट। पंच महाभूतों का स्रोत भी एक ही है। तो ये जो एक जिसकी बात करते हैं और जो जिसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो जिसको कहें कि एक्चुअलाइजेशन जो करता है वो धर्म है, वो तो हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं। धर्म इज बेस्ड ऑन कर्म, ऑन ड्यूटी। आप कह रहे हैं कि नहीं, राइट्स राइट्स राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है धर्म का, धर्म कर्म संसार मोक्ष का, वो तो कहाँ है? तो नेचुरली जो आप कह रहे हैं क्रिश्चियन है। तो so this takes us that when the constitution was being made between 46 and 49, Gandhi was still alive. Gandhiji was still alive, and there were quite a few people who showed the first draft. First draft probably 47 में आया था, कुछ एंड में कुछ ड्राफ्ट दिखाया था उनको। फर्स्ट ड्राफ्ट तो बीएन राव का आ ही गया था, तो आ गया इवन बिफोर द डेलिब्रेशन स्टार्टेड आ गया था और उनको दिखाया गया था। उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा ली। I went through the complete works of Mahatma Gandhi, and around that time, around July 1947, UNHRC का एक बंदा था, जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने इनको न्योता दिया था कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में एक ऐसे लिख दीजिए, हमारे कुछ जर्नल आ रहे हैं, कुछ महात्मा गांधी से ह्यूमन राइट्स का कुछ मिल जाएगा तो ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि उन्होंने एक पत्र लिखा उनको और बोला कि राइट्स चीज होती ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे होती है सिर्फ कर्म, ड्यूटी, और हम तो ड्यूटी वाले एक सोसाइटी है, एंड वी आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट राइट्स, बिकॉज ए राइट इज ए राइट ओनली व्हेन ए ड्यूटी इज वेल परफॉर्म्ड। हम अपना काम करेंगे तो आपकी राइट पूरी हो जाएगी, आप अपना ड्यूटी करेंगे तो मेरी राइट पूरी हो जाएगी। तो ड्यूटी पे ही हम केंद्रित हैं, राइट पे नहीं है। But this debate, Dikshit ji, is going on in various non-Christendom constitutions, like in Latin America. Even I have traced some documents in Africa. Some African nations, Latin American nations have very, very high amount of duty. And when there was an American, shall I say, they wanted to create some conglomeration of American nations, somewhere around 45, 46 after the World War. There was a document presented by some of these Latin American nations, including Mexico, Venezuela and all, where इन्होंने ड्यूटी को प्रधानता दी थी, प्राथमिकता दी थी। लेकिन जब अमेरिका and allied nations won the war, the world started looking at the American model, British model, all these models as some sort of a triumphant model. And अमेरिका उसके बाद बोला ये सब ड्यूटी वूटी कुछ नहीं है, राइट्स बेस्ड सोसाइटी करो, क्योंकि this will be a Protestant based idea of a right based society, and that's how we got enmeshed. And it will be very interesting around the same time, somewhere around 47, 48, Mrs. Vijayalakshmi Pandit goes to Paris and she speaks around that time. So aage piche I am not giving you dates. She says that we are now making a constitution, we are borrowing from France, we are borrowing from Ireland, we are borrowing from America, we are borrowing from this country, that country. And look at it, एक यूएन एक स्थापना हो रही है। दीक्षित जी आप थोड़ा कल्पना कीजिए, 1945 इंडिया इज गेटिंग फ्री आफ्टर सो मेनी इयर्स, इट्स अ सिविलाइजेशन ऑफ 5000 इयर्स, और आप बोल रहे हैं कि हम यहां से बोरो करेंगे, वहां से बोरो करेंगे, वहां से बोरो करेंगे। मीनिंग यू आर एज अ सिविलाइजेशन आप एक बोझ बनना चाहते हैं। पहले दिन से जो उस स्पीच को सुनेगा उसको लगेगा कि भारत एक बोझ है। You know, there was a TV serial in 1980s, Bharat Ek Coach. It will look as Bharat Ek Boj, because it looks like as if India has nothing to offer to the world, and world se kya milega wo dhoondte aa rahi hai. And if it had been told by somebody else, I would not have had this problem. This was repeated by Vijayalakshmi Pandit, who was the sister of Jawaharlal Nehru, and that I think tells very badly on us that we have not in the entire debates. When the parliamentary उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? सिस्टर की सिस्टर थी।
Okay, I will put it that way, that she was a sister. Okay, so now the question is, Otherwise, I don't think she was even 12th pass. no, the issue is she was आज भी 80 साल के बाद. I have nothing against 12th pass people, because No, I'm also, qualification or education are two different things altogether. no, I fully I understand where you are coming from. I'm also not लेकिन against. वो I'm not, विजय I'm लक्ष्मी not, पंडित की क्वालिफिकेशन क्या थी, एजुकेशन क्या थी, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, विजडम क्या थी? yeah. So the issue I'm making, and I'm trying to put it across to you in a very simple terms, is after 8 years back, when Vijay Lakshmi Pandit spoke, she was alter ego of Nehru, and when she spoke that you were borrowing and triumphantly, ये दुविधा के साथ भी नहीं, और लोकमान्य नाम पे एक मैंने पुस्तक पढ़ी, लोकमान्य बाय थियोडर शे. Theodore Shea is a Jew who stays in America and who comes to India somewhere around 55-56. उसने इस पुस्तक को 56 में लिखी, लोकमान्य तिलक के बारे में. तो कहते हैं कि ये संविधान जो बना है तात्कालीन संविधान होना चाहिए. इट इज द मोस्ट अन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया हैज मेड. अभी 7 साल हो चुकी है. मैं शे ने बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड, आपका संविधान बनाने के समय में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे, आपके बहुत कुछ इश्यूज थे, बंटवारा हुए, मान रहा हूं, लेकिन 7 साल हो चुके हैं. उसी संविधान को लेकर आप चला रहे हो. जो काम चला उस संविधान है उसको आपने एकदम एक टोटमिक स्टेटस दे दिया. एक बाइबल के नाम पे कर दिया, एक विधा के नाम पे कर दिया, एक कुरान के नाम पे कर दिया. ये क्या हो रहा है इस देश में? एंड ही गोज ऑन टू लिंक हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन मेड had Tilak been there. Point is, whether it is Tilak, whether it is Aurobindo, whether it is Gandhi, whether it is any of these freedom fighters, they were never party to the drafting of the constitution. The people who actually drafted, a charge made by T.T. Krishnamachari in the parliament along with Kamath, along with others, H.V. Kamath and others, make a very important point. जिसने ड्राफ्ट किया है उन्होंने कभी भी फ्रीडम मूवमेंट में फुल तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया. This is other than K. Munshi, I think yes. And Munshi was also not fully participating in the drafting. Of course, he did his own job, but the chairman was actively against independence movement, by the way. Yeah, unfortunately or fortunately, and he had disparaging comments about Indian villages, Indian systems, and other things. And I think on 4th November 1948, when he talks in the Constituent Assembly, Ambedkar says very clearly that this is a plagiarized constitution. And which is correct, actually. I give him 100 marks out of 100 for his honesty, for his candidness, for his candor. And he says this is a plagiarized constitution. Now, let us go back hundreds of years, because our freedom movement is not last 30-40 years prior to 47. It is a 1,000-year struggle के बाद हमको आजादी मिली. मैंने the type of आजादी that we are having 30 generations probably did not have before us. Now the question is, when all our forefathers fought for this constitution, independence and subsequent establishment of the state, and subsequently a constitution that will control or codify the formation of the state, did they ask themselves, अपने पूरा नेचावर कर दिया, दान मन सब कुछ, तन सब कुछ नेचावर कर दिया इस प्लेजियराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? क्या हमारे पुरदादा मूर्ख थे कि हंसे हंसे गले में फंदे पहन लिए कि आपने एक रिहैश्ड कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया? दीक्षित, ये सवाल बहुत ही अहम है. द इश्यू इज नॉट दैट we should have or we should not have a plagiarized constitution. We can have it for some time also, and all of us are having enormous influence of so much of data that flows in. इसका तो मैं यही कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन यू में गिव क्रेडिट टू द ड्राफ्टिंग कमेटी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो सर BN राव ने बनाया था. हाँ, सर राव को किसने हैंड पिक किया था? नेहरू ने हैंड पिक किया था. और नेहरू के आइडियाज क्या थे वो आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पढ़े. डिस्कवरी क्या थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी क्या था, वो आप बेहतर बताएं. जो इट्स बेटर इफ यू टेल एवरीबॉडी व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी. लेट मी कम टू राव. कई बार बता चुका हूं लोगों को. लेट मी कम टू राव. In 1947-48,
Rao goes to America and to some other places in Canada, Germany, and all. He gets a meeting with President Truman. He gets a meeting with Justice Frankfurter. Mane, there were hidden hands that were moving and ensuring Rao जिस तरह से बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, उसको एक गाइडेंस देने के लिए लोग तैयार थे. And they were ready to give time. To this extent, I could say that a conversation between Truman and Rao was focused only on an affirmative action of reservation. And so much interest was shown even before the constitution was being framed about reservation, the type of affirmative action the state would take for the Soshit, Pidit, Vanchit worg of our society. The second thing which you asked, why is it so? The answer to this, why is it that Western countries were having so much of interest in the formation of our constitution, even as it was getting formed? And you very rightly said the title of the book, my title is Discovery and Bharat, whereas Nehru's book is titled Discovery of Bharat. I have no interest in punning him. This has nothing to do with Nehru's. No, it has to do everything with Nehru. No, I will. Doctrine of discovery है, वो doctrine of discovery basically क्या कहता है? 1452. No, 1 minute. He did not use that as a doctrine. He simply said, I have discovered India, and he goes about discovering without understanding. No, discovery तो मतलब हुआ कि भाई जो Christian doctrine है वो कहता है कि भाई कोई भी चीज डिस्कवर होगी, that belongs to that Christian who discovers it. तो इन्होंने इंडिया डिस्कवर कर लिया, तो इंडिया belongs to him. So he fashioned India in his own image. Actually, the doctrine of discovery under the Christendom is that the Pope says discover new lands and convert heathen lands into Christian lands. This is, I think, 15th century edict, and that is why Vasco da Gama and there are three iterations. The first one is 1452. Then again, when Columbus is leaving at that time, 1493. Discovery of America. Discovery of America. Discovery of America. So that's why discovery of India, discovery of America, all this discovery comes. It is not physical discovery. It has got a profound religious connotation and is rooted in Christendom. And there is, in my view, as a sequel to it, what I call as Project Romanization. And आपका दूसरा चैप्टर है वो कहता है राम राज्य नहीं रोम राज्य. Yes, exactly. हम चले स्थापना करने राम राज्य, because 1945-46 तक क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भी ये नारा लग रहे थे कि हम राम राज्य बनाएंगे. But when the constitution is being made, the entire antiquity that we have taken is based on the antiquity that the Western civilization has, and that is based on how I went through the Federalist Papers of the American constitution makers, and repeatedly the references are to Rome and to some extent in Greece, but by and large it is Rome. And America believes, like Roman Empire, it is the centripetal force of the modern global architecture. So but America a constitution जिस तरह से बनाया उसी ढंग से हमने भी बनाया. And only difference is that वो शेर निकला, हम बिल्ली निकले, बस. वैसे तो मैं ये जो पूरा का पूरा जो राइट्स वर्सेस ड्यूटीज या धार्मिक डिबेट है उसमें तो मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है कि द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट राइट्स फर्स्ट वाज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट आल्सो. यस. और इसका जो ओरिजिन है वो आई ट्रेस दिस ओरिजिन to that mechanistic concept of universe जो देकार्ते ने सबसे पहले शुरू किया था. Then न्यूटन brought it forward और फिर न्यूटन से हमारे सोशल साइंटिस्ट ने कॉपी किया. अच्छा, फिर न्यूटन का जो था वो तो सब फिर बाद में जो डेवलपमेंट हुए साइंस में, न्यूटन के कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए भाई. आपका रिलेटिविटी आ गया, फिर क्वांटम फिजिक्स आ गया. क्वांटम फिजिक्स is the unity of one, and it is what is called superposition of probability amplitudes. तो वो तो पूरा का पूरा एक तरह से भारतीय कॉन्सेप्ट है. Yes. लेकिन सोशल साइंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. सोशल साइंस अभी भी देकार्ते को लेके चल रहा है. Yes. And we are so इंडिविजुअलिज्म, वो जो मैकेनिस्टिक यूनिवर्स का जो इंडिविजुअलिज्म है, देकार्ते ने उसको जो बनाया, न्यूटन ने आगे बढ़ाया, सोशल साइंस ने उसको पकड़ा, वॉल्टेयर ऑनवर्ड्स,
और वो आज तक वहीं टिका हुआ है, नो चेंज. The संजय जी, physics changed in around 100 years back, but but social sciences and social economics science has did not not changed. change. Actually, if you look at the five superpowers which have occupied the Permanent Security Council in the UN, Britain had a revolution in 17th century, America's 18th century, France in 18th century. Then we had China and Russia, all in 20th century. Without a bloody revolution, none of them are considered a superpower. Of this, Britain and America are probably leaning towards Protestantism and individualism. And France, Russia, and China, which are more towards Catholicism and collectivism, socialism and communism. ये सब कैथोलिज्म की एक पहलू है. आपका एक चैप्टर है इसमें, you have a chapter. Yeah, Protestant individualism and Chapter Catholic number 6 is Catholic collectivism and Protestant individualism. individualism. And I have dealt with this on this matter to show that if you remember, probably it was in the 70s or I think 70s, Krishna Iyer said that not the Potomac but the Thames fertilizes the jurisprudence in India. उनकी एक अलग सी भाषा थी. उनका कहना था कि अमेरिकन लॉ से नहीं लेकिन ब्रिटिश लॉ से. I am sorry, but I don't hold V.R. Krishna Iyer in very high esteem. No, उन्होंने बोला है. मैं just because I'm quoting, don't think I'm holding. Please, we are quoting only people. We are neither saying that they are great, neither are we denouncing them. We are doing a scholarly work of just quoting. No, what I'm saying is, but whenever it comes to our economics, we have been somewhere down the line brainwashed to believe in socialism and Catholic collectivism. We have not been taught about, we have been taking the wrong things from the wrong places. When we took various things, we should have taken the American sense of pride in the nation. उसको तो हमने काट दिया. But American individualism को हमने कहाँ घसीट दिया? राइट्स में घसीट दिया. और फ्रेंच की जो कलेक्टिविज्म है वो इकोनॉमी घसीट दिया. Actually, we should have been more liberal economy right from 1950s. We were not. We were becoming a socialist economy, and we collapsed in 1990s because of our socialism. And if you ask today, no political party has the temerity to come up and say, I will jettison economic socialism because I believe that it's not workable in a country like India. किसी एक पार्टी की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कहने की. वो चुपके करते रहते हैं, वो अलग बात है. चुपके करेंगे, वो थोड़ा यहाँ वहाँ रिफॉर्म की बात कर रहे हैं. रिफॉर्म मीन्स देयर इज अ डिफॉर्मेशन. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू से हम सुधार रहे हैं, किसकी सुधार? आप ही ने गलती किया और आप ही ने अभी सुधार कर रहे हो. कहाँ गलती किया ये तो बताओ. गलती ये है कि वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट कंट्री विदाउट अ बेयरिंग on why we should be a socialist country. And to the eternal credit of Ambedkar, when this was brought in the Constituent Assembly to be debated, he says we cannot impose an economic policy on future generation. We will try to, जो करना है उस सरकार अपनी उस दिन में मनमानी करेगी. जो उसको वोट किया है, जो उसको मनमानी मीन्स, आई डोंट मीन टिपिकल मनमानी. मेरा कहने का मतलब है कि जो उसको सही लगे, उसको मैंडेट मिला है, जिस इकोनॉमिक पॉलिसी से वो चलाना चाहती है वो करे. लेकिन 1976, you know what happened, the 42nd amendment brought in this. But even today, none of the governments have the courage to come up and say हम socialist सिद्धांत को हम यहाँ से निकालेंगे. So this is one of the biggest drawbacks that we have. What Nehru could not achieve, what Ambedkar prevented, was actually overruled by the 42nd amendment by Indira. And we are waiting for a day when we will do away with socialism, so that we will see actually it is not socialism. Please understand, it is collective Catholicism. Socialism is nothing but collective Catholicism. And likewise, the word justice in our preamble. Sir, I come from a state like Tamil Nadu, where आज भी तमिल का इतिहास जो है 8,000 साल 10,000 साल पुराना आज भी हमारे पास है. There have been kings who have given justice, like Manunidhi Cholan and others, जो अपने बेटे को सजा दे दिया कि उसने गाड़ी गलत से चलाया, रथ को गलत से चलाया और एक बछड़ा को मार दिया. उसने बोला, गाय आकर उससे पूछती है मुझे न्याय चाहिए,
गाय उसके राजा के महल में आकर बेल खींचती है और बोलती है कि मेरा बछड़ा मर गया, मुझे न्याय चाहिए, एंड ही ऑर्डर्स हिज सन टू बी किल्ड. दिस इज द टाइप ऑफ जस्टिस वी हैड several thousand years ago. लेकिन you will be shocked and surprised that Christian scholars, I have always quoted Christian scholars to show that what they think, that the word justice in our constitution comes from Christianity. And ये बोल रहे हैं रेवरेंड थम्पू साहब, जो हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च के सर्वोच्च बिशप हैं. वो इसे कह रहे हैं कि दैट the entire देन ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी टू दिस कंट्री इज जस्टिस. नहीं तो हम और आपको जस्टिस ही पता नहीं होता. सो every turn, every twist, Sanjay साहब, that we are told that first we readily accept, and even if we forget, the Christian scholars go on telling us that देखो भाई ये क्रिश्चियनिटी का देन है. So if the most important thing, तो हमारा पूरा धर्मशास्त्र और न्याय शास्त्र जो है वो बेकार है सर. हमारे धर्मशास्त्र का, हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू लुक एट डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू, he has dwelt with Mahabharata and Ramayana, I'm not saying, but it is more like a mythology rather than a history. हमारे लिए वो इतिहास है, उनके लिए एक mythology है. But the actual history that even Nehru starts with, and the Westerners like Macaulay, Wilberforce and others take us through, is only from 3000 years maximum or 3500 years. They do not believe that you had a history of thousands of years. आपका कृत युग, त्रेता युग, ये सब, nobody wants to listen to it. Nobody wants you to believe in this. Today, if you नहीं tell सर, me, you're giving them lot of allowance. It's only from 1500. Rigveda is 1500. So use 1500 BC. 1500 BC. 1500 BC. So 3000, 3500. I'm only saying 1500 BC. So I'm saying 3000, 3500 years. So the first thing is, for us, time is cyclical. काल चक्र हम बोलते हैं. संसार. संसरति इति संसारः. हाँ. So काल चक्र. When you cut off that Kal Chakra and make it into a linear time scale, yes, we are cut off from our lineage. We are cut off from our Itihasa, Puranas. And it is like we were an unformatted hard disk in 1947. And we were given this wonderful constitution, sublime constitution in 1949, without which we will all be nomads. आप और हम पत्थर मारते थे और कुछ खा रहे थे. ऐसा, when we are given a picture that we didn't have a polity at all. Sir, in 1000 AD, somewhere around 1000 years ago, 1200 years ago, as the crow flies, probably 60 kilometers from here in Chennai, there is a small town called Uttaramerur. Sir, the Uttaramerur inscriptions, yes, very are famous, so powerful. It tells what a Gram Republic must do. एंड आज आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर रखी है, इलेक्शन कमीशन रखी है, सर उससे 10 गुना बेहतर है, 100 गुना बेहतर है. वहां में एक डेमोक्रेसी थी, वहां में एक प्रजातंत्र था. एंड ये सब देयर इज वेरी क्लियरली एम्बेडेड इन द स्क्रिप्चर्स. बट व्हाट इज दैट, संजय जी? आपको पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, ग्रीक से आता है. ग्रीक डेमोक्रेसी, जब ग्रीक ने किया वही डेमोक्रेसी है. एटलीस्ट सिलेबस में why can't we talk about Uttaramerur as, and I'm sure there will be several Uttaramerurs across India. It is not that I am coming from Tamil Nadu, so I am telling it with a matter of pride. I'm sure it will be in Jaipur, in Udaipur, it will be in Jodhpur, it will be in every small towns of India where there was some sort of a village republic, say 500, 800 years back. Minimum I'm talking about. And all these are very clear establishment of our Gram Rajya, or what is called as a separate republic that was holding on its fort. Unfortunately, not a sentence in the Constituent Assembly recognizing, much less doing something arising out of it as a derivative. We have not even cognized or recognized the entire Indian polity, how it was arranged for the last several thousands of years.
Sir, जब आप, you are a society, we are having a undated past, an undateable past. I am not saying everything is good in the past. I am saying look at it, take something which is good and drop something or everything which is bad. Even that debate did not happen. And everybody laments it in the Constituent Assembly. See, the Deshmukh, I think there were quite a few other, even Kamath and others, who point out that भैया हमने तो हम जो कर रहे थे हजारों साल से, हम कुछ भी डिबेट नहीं किए इस पे. और जब डिबेट आ जाती है, जो पन्ने पे आ जाती है, उसी पर डिबेट होती है. और पन्ने जो है वो वहां से लिख कर आया था. As you said, B.N. Rao got it drafted for some other place and that was taken. आयरलैंड से, इंग्लैंड से, कहां से लेकर आ गए. तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं इस समय डिस्कवरी इन भारत M.R. वेंकटेश जी की किताब से. और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो इनके चैप्टर जो हैं वो लगभग पहले 6 चैप्टर्स डिस्कस हो गए हैं. नॉट चैप्टर वाइज बट यस, जो जिस्ट है वो डिस्कस हो गया है. दूसरा चैप्टर है नॉट राम बट रोम राज्य. तीसरा चैप्टर है ड्राफ्टिंग दी ऑलरेडी ड्राफ्टेड. चौथा चैप्टर है कट कॉपी पेस्ट. पांचवा है फिटिंग स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल. और छठा है कैथोलिक कलेक्टिविज्म एंड प्रोटेस्टेंट इंडिविजुअलिज्म. इसमें आपका जो पहला चैप्टर है ये व्हाट इज दिस फारस के वाइडे काट्रीफोबिया और फियर ऑफ फ्राइडे द 13th. व्हाट इज दिस? Okay. Parastravatica phobia. Phobia is fear. You know that. Yeah. There are several phobias. The fear of Friday the 13th is called parastravatica triaphobia. Okay. Now, why is it there in Christendom? Is because Jesus Christ gets crucified on a Friday. So Friday and 13th is supposed to be very, very unholy for them. It is, they 13th is very sacred for us. 13th is sacred for us, but for Christianity, both Friday and 13th is very, very inauspicious. Now, the first day the Constituent Assembly went was on a Monday, 9th, Tuesday, 10th, Wednesday, 11th, Thursday, 12th, 13th, Friday. Nehru starts speaking and he places the aims and objectives of the Constitution. You should read that which I have quoted. And I say why Indians fear Friday the 13th is because of aims and objectives जो नेहरू जी ने बनाया. 8 objectives उन्होंने बनाई. उसमें ना कहीं civilization की बात हुई, कहीं हमारे संविधान को जो बनाना है, हमारे कलाचार, हमारा जो whatever परंपरा है, ना उन्होंने एक शब्द में भी उसका कहीं जिक्र नहीं किया. So I have said the beginning, I begin with the Tryst of Destiny speech of Nehru of August 15th. I begin with 15th August. But a well-prepared speech for the British Parliament. Exactly. In English. In English, of course. In Queen's English. In Queen's English. And a few months back. He even tried the accent. Yes. And a few months back, in December 1946, Nehru makes these aims and objectives. He talks about, in his Tryst with Destiny, he talks about the soul of a nation. He talks about it as if both, he says, nation, soul, long suppressed. इतनी सब ऊंची ऊंची शब्द की उन्होंने जिक्र किया है. But in Discovery, the same Nehru says there is nothing called soul. He doesn't believe in the concept of a nation. I give, to be very fair, Dikshit ji, I call him a patriot. To that extent that he wanted independence from the British. But without having the equation and emotions of a nationalist, you are only going to take a cut copy paste constitution and say, "Hum azad hui." That is why, if you have seen the papers, the transfer of power papers, yes, so that is quite obvious. It is just a transfer of power. There is so, no independence. And the sad part, why I come to this, in chapter 7, chapter 8, I have dealt with this and I wrote this with tears in my eyes. That Vande Mataram ka to
श्रोताओं को तो पूरा पता होगा कि क्या है क्या नहीं है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज आई हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स. जस्ट 2 words, वंदे मातरम. यंगस्टर्स वेंट टू द गैलोस स्माइलिंग एंड इस नारा से कईयों की बलिदान हो गए, कईयों ने छाती पे गोली खाई. और जब ट्रांसफर ऑफ पावर का जो अगस्त 15 को जो सेरेमनी था 12 बजे रात को, 11 बजे सब आ रहे हैं हॉल में, तो सुचेता कृपलानी जी, she sings the first paragraph, not even the 2 paragraphs that they agree. Congress agreed that we will sing the first 2 paragraphs. Even that is amputated, and only one, there are 6 or 7 paragraphs in Vande Mataram. Yeah. 2 were agreed by the Congress in a broad consensus. Even that gets amputated, and only 1 paragraph was sung by Sucheta Kripalani ji at 11 p.m. on 14th August, 1 hour before the transfer of power. And no congressman enters the hall till the song is completed. Empty hall को सुचेता जी ने वंदे मातरम गाई. Sir, when you are ready to amputate the national song, you must be ready to amputate the nation several times over. आपको ये दुख के साथ मैं कह रहा हूं, बहुत ही मुझे अफसोस है, सदमा हुई कि that you don't even have the courage to sing the song on the day or the eve or the just on the hour of your independence, the song that got you independence. Sad state of affairs. What a tragedy. And this was brought by, again in the Constituent Assembly, a few days later, but nobody replies. Nobody replies. Take a case. Correct. Again in chapter 8, I have dealt with the flag. Chapter 8, your chapter 8 is secularism as the state religion. Yes. And how we brought, and actually the flag was designed to be a saffron flag with a charka of in blue color. That was one of the flag committee somewhere in the early 30s. एक flag committee थे, flag committee में नेहरू थे, आजाद थे, पटेल थे, सब कोई थे. इन्होंने डिस्कस करके they all came to a conclusion that a saffron flag with a blue charka will be the national flag somewhere, I think, in Karachi Congress, 1931 or something. But how it was dropped, I am not getting one document, Sanjay ji. मैंने पूरा छानबीन मार लिया. जो ड्राफ्ट उसका ड्राफ्ट है मिल गया. द फ्लैग कमेटी का जितना भी रिकमेंडेशन वो मिल गया. बट फ्लैग कमेटी जो कांग्रेस को देती है, उसके बाद क्या मेरिट से क्यों इसको निकाला गया कहीं भी नहीं है, जिक्र नहीं है. और उसको हमने ट्राई कलर दे दिया. And the tricolor, according to Mahatma Gandhi, is saffron is for Hindus, white is for Christians, and green is for Muslims. आज आप जाकर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, PIB वेबसाइट पे आप देखिए, सैफ्रॉन फॉर सैक्रिफाइस, व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी है. सर कितने दिन हम लोग उल्लू बनाते रहेंगे सर? NCERT में ये बात वाला लिखा हुआ है कि मतलब 6th standard student is not going to believe this nonsense, and we are saying that this is our flag. So we have considered ourselves fools, and we are readily regarding the national habit is to fool ourselves कि secularism से हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. And actually the book was triggered by Sabarimala judgment, and I quote Sabarimala judgment heavily on chapter 7 and chapter 8, and to bring about the fact that how charka goes out and how chakra comes in. So नेहरू को ये लगा कि अगर चरका रहा ट्राई कलर में तो गांधी's imprint is eternal. So he then said that if you look from this side, it is moving this side, and from this side it is not the same thing as what we want. So चरका को हटा के इसको चक्रा बना देंगे. तो चक्रा कौन सी चक्रा? अशोका की चक्रा. And who is this Ashok? This Ashok is the one who made Buddhism the state religion. And in the name of secularism,
we borrowed something from the most theocratic state in the annals of our history. Not only the most theocratic, also the most brutal. Most brutal. And we borrowed from something which probably is not the symbol of our civilization, and tried to convert it again 24 hours का एक कुछ कह देना कि ये चरखा आगे बढ़ेगी रिलेंटलेसली. काल चक्र बता दीजिए, उसको चल जाएगा. उसको कुछ बोला, अरे काल चक्र बताएंगे तो क्या है. हम वॉच बताएंगे लेकिन काल चक्र नहीं बताएंगे. See, this is our problem now. So to remove the imprint of, in my view, because the entire debate मैंने पढ़ी है, नेहरू क्या बोले उस समय में, क्या 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 कहे क्या नहीं कहे, तो मुझे लग रहा है कि गांधी का जो चिन्ह था चरखा, उसको हमने निकाला और चक्रा बना दिया. और जैसे आपने कहा कि ये चक्रा तो काल चक्र नहीं है, ये तो अशोका से लिया गया एंड थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया उन्होंने, और बुद्धिज्म की प्रोपेगेशन की, उसका प्रतीक हम मान रहे हैं आज भी. So everywhere we are deluding ourselves with some false information, false understanding of history, false documentation, false pratik, and we are happy about it. We are a nation in great stupor. Yes, as you say in chapter 8, the civilizational disconnect is there palpable in the constitution. Yes. Chapter 9 says safeguards, concessions, and trade-offs. Yes. And chapter 10 says revisit, rethink, rewrite. Yes. See, on trade-offs, at every step, when the draft was being made, concessions were given to Jinnah. And कि चलो भाई आप बनाओ. Actually, if you look at the constitution, moved away from all passions, the original constitution was 370 at all places, with a very little power at the center, with great powers at the state level. This was what was originally conjured, and Muslim populated areas we gave that concession. And then we started giving every damn concession. And if you see Sanjay Saab, there is one gentleman called Ratnaswamy, probably from Tamil Nadu. I tried to see where all he spoke. He spoke only once. And he spoke in the subcommittee on minorities in April 1948, somewhere around March, April. और उसका एक ही एक दरखास्त थी, that right to propagate must be included in Article 25. Now, when you are given free speech, when you are given Article 19, where is the question of propagation? Propagation must be a subtext of speech and expression. But he wanted to protect it, and which we readily gave. Now, point here is, at every point, if you look into several documents I have quoted in that chapters, that everybody wanted to call themselves minority. That was not only minority Muslims or minority Sikhs or minority Christians. Even some of the backward castes, some of the communities were coming back and trying to tell the constitution framers कि कैसे भी मुझे minority घोषित कर दो. So this, I think, was one of the problems with our constitution making, that at every point in time, unless you concede something, you will not be seen as secular. And there was always a charge that the Hindu majority will somehow be tyrannical against the non-Hindu minority. ये constitution जब बन रही थी, ये थोपा गया था हम पे कि at every point in time, including Churchill makes this point, that what is this Constituent Assembly? It is a meeting of all upper caste Hindus. No, हिंदुस्तान में हिंदूस नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? If it is, this is how they lampooned us, and they tried to put pressure that every time, and we should have kept quiet. But Rajendra Prasad साहब जाकर उसको जवाब दे रहे हैं. So point I'm making is, at every point in time, secularism के नाम पे हम पे इतना बाधा डाला गया था कि that we could never think ourselves to be a Hindu majoritarian country. And you can accept parliamentary majority, you can accept majority in a democracy, but you will never say that you will accept the religious majority as a majority in this country.
कैसे संभव है? Can you say this to say Britain that there should be no Christian majority voting or possibility? They are a Christian nation. They are a Christian nation. France is a Christian nation. Germany is a Catholic Christian nation. Spain is a Catholic Christian. Italy is a Catholic Christian nation. America is a Protestant Christian nation. Only thing is that they have secularism as a state policy. So secularism being a state policy and secularism being a state religion are two entirely different things. Yeah, and it has become a political tool in India. Yeah. And it has got a perverse and a inverse connotation. Perverse that you have to somehow or the other contrive to support the minorities, and inverse that we have to put down the Hindus. Though, of course, I think right now there seems to be a great deal of pushback against that, what is called. Let us see. It was something as a given, but now. Yes, there is a pushback from the people. That dogma, the secularism dogma, there is a big pushback, and Bengal is the latest evidence of that. Yes, yes. And incidentally, it's continuing in Bengal. Yes. Yes. I did not expect this to last that long. The anger was so suppressed. The anger was so suppressed, and it is manifesting everywhere. तभी तो हमारे जो है वो भाईजान लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं. There is a huge ferment within the Muslim community, क्योंकि वो Muslim veto जो है ना, वो that doesn't seem to be working anymore. They are thinking of new gambits. Yeah. New policies, new conspiracies. वो सब बातें चल रही हैं उधर. वो मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ और पता चलता रहता है कि it helps. I can read Urdu, so it helps. So I can read Urdu newspaper and come to know what all is going on. Good. उधर पे ये चल रहा है. So it's a very interesting book. I'm sure it will do a lot of good for people who have been wondering कि साहब कि हमको क्या दे दिया गया है और क्या है. और Actually, if you look at it, एक धर्मपरायण देश में एक जिसको कहते हैं कि एक फॉरेन रूलर का edict यहाँ पे प्लांट कर दिया गया. Correct. In fact, the chapter 10, I make a very detailed study about some Cambridge University research project, where they talk about what is called as endurance project and how long has constitutions lived. And they trace the original conversation with James Adams and Madison. And James Adams writes to Madison and says Constitution will last for 19 years. And because he says the dead should not be governing the living. It's a beautiful phrase. He says dead should not be governing the living. And he also talks about why constitution books should not attain totemic status. And most constitutions, according to this Cambridge research project, last 19 years. 19 साल के बाद बदल देते. I'm not saying we should write constitutions every 19 years, but constitutions come with a shelf life. This constitution has its own lifetime. It had its shelf life. It served us well. And I'm not saying that this constitution is totally bad. Take the good features of this constitution. Write a precise constitution for not more than 8,000, 10,000 words. Talk about the Panchayat Raj of the third tier. Talk about a concurrent list from the state to the panchayats. Talk about devolution of power. Talk about duties as citizens. Try to make secularism more functional, not a symbiotic or symbolic one that is only political. Make it an architecture of your functioning of your polity, not your political parties. Make judiciary more accountable, robust, and also keeping in line with the aspirations of the people. Try to purge old laws and bring in
what I would call revolution in terms of law making itself. And probably India has to think far beyond its own sphere of influence. And I'm not saying this for making an impact on your viewers. You can think about allocating 2 seats in Rajya Sabha to say Sri Lanka, Nepal. Why not give this type of broad views in Rajya Sabha to Nepal, to Maldives, to Sri Lanka? People can come and we can, because we are the largest player in this part of the world. And if we have to mature into a global player, we have to carry not only ourselves with dignity, but we'll have to carry our neighbors with greater dignity. Of course, Pakistan and Bangladesh will be a problem. That's a different one. They will remain a problem till we settle larger issues. But at least we start thinking about a pan-India and trans-India thought in our constitution. We need to make our regulators more accountable. They are completely unaccountable. Whether the IAS, IPS, IFS, the what is called as the steel frame, which so very robustly corroded steel frame, corroded real frame, as some say, and I'm not saying this. And I'm saying this. You can say this. I would rather say that we would have to repaint it and make it more stronger and more robust. And these are some of the issues that we need to address. And whether all these will accumulate, because Viksit Bharat of 1947 with a constitution of 1947 is like having a Ferrari engine in an old Ambassador and trying to say that kaise bhi hum Ambassador ko bhagayenge aur chalegi. Nahi chalega. We have to have a complete rethink. One of the rethinks that was attempted in 1998 by Vajpayee government with Venkatachalaya committee did not even, what I will say, it's a non-starter. We may have to have series of experts to start doing this. Probably as we work towards our 100th year of our independence, we probably must have a better constitution, if not the same constitution. Right. So at that point, यहाँ पर इस चर्चा को अब हम विराम देंगे और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, वेंकटेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी इस पुस्तक के सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब ये पुस्तक रिलीज होगी तब हम अपने दर्शकों को सूचना दे देंगे और एक कॉपी हमें भिजवा दीजिएगा। धन्यवाद। Definitely. Thank you, sir. Thank you. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.